इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करना है दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि उनका जो मास है वो पूरी तरह से सेम होगा। पार्टिकल में और कोई चीज़ तो हम देख नहीं रहे कि उसका कुछ रेडियस वगैरह देख रहे हैं, बस मास जो है वो सेम होगा। तो देखिएगा कि एज द टू पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर इलास्टिक कोलिजन। by conservation of kinetic energy for elastic collision काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले हमने क्या देखा सका कि ये एक मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये एक मास m2 है जो कि रेस्ट में है, और ये हमने ये माना था कि जैसे ओरिजिन पर रखा हुआ है कि एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। हमने ये कहा कि टकराने के बाद m1 जो है m1 इस डायरेक्शन में चला जाता है θ1 एंगल बनाते हुए। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, और v1 हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है, तो ये हो जाएगा v1 cos θ1, और ये वाला हो जाएगा v1 sin θ1। इसी तरह से m2 इस तरह से जा रहा है, ये इस पोजीशन पर अगर है, हमने कहा इसकी वेलोसिटी है v2, तो ये एंगल बना रहा है θ2, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जब ये θ2 है, ये भी θ2 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो जाएगा v2 cos θ2, ये हो जाएगा v2 sin θ2, ये हो गया। ये हमने करा था। अब हमने कहा कि अगर दोनों का मास सेम हो तो m1 m2 दोनों अगर सेम हो, हम कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो अगर दोनों का मास सेम हो, तो जब इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था कि जो हमारा मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिख रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u1 स्क्वायर, हाफ m u1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमने कहा कि m1 भी m के बराबर है, m2 भी m के बराबर है। तो टकराने से पहले ये तो भाई साहब रेस्ट में थे, तो जब ये रेस्ट में थे तो इसका मतलब हाफ m2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो इसकी तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, और ये मोशन में थे। तो बिफोर कोलिजन बस इसी की काइनेटिक एनर्जी को टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माना जाएगा। फिर आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी, ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो क्या लिखेंगे, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो m1 m2 दोनों ही m के इक्वल है। तो जहाँ पर भी m है, m1 है और m2 है, वहाँ पर सब जगह हमने m ही लिख दिया। ये करने के बाद में फिर मुझे ये दिखता है कि भाई इधर से हाफ m और इधर से हाफ m कॉमन लिया जा सकता है, तो हाफ m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m कॉमन ले लिया, ये बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। हाफ m से हाफ m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 वो इससे पहले वाले जो स्पेशल केसेस देखे थे उनमें था। ठीक है, हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ नहीं, दोबारा करता हूँ मैं।
हाँ जी बता देना भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। उधर से आज आप लोगों की भी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, उधर से मेरे को टाइप करके भेज दो। ओके चलो फिर अरे भाई कैसे पसीने पसीने दौड़ लगा के आ रहे हो? अच्छा चलिए, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब इसमें क्या है कि इसमें ना वेक्टोरिकली इस वजह से लिखेंगे, तुम्हें क्या होगी इन्हें वेक्टोरिकली लिखेंगे क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन है, तो 2 डायमेंशन की बात हो रही है। हंस लो तुम ढंग से, हंस लो, उस पर हंस रहे हो क्या? चलिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसमें क्या करेंगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, एम u1 वेक्टर, ये लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, एम v1 वेक्टर प्लस एम v2 वेक्टर, ये हो गया। अब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी आपने एम कैंसिल आउट कर दिया, u1 वेक्टर, इधर से एम कॉमन ले लिया, ये आ गया v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, भाई m से m कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब कभी भी किसी वेक्टर का दोनों तरफ हम ये बोलते हैं कि वेक्टर इक्वेशन हम ये बोल देते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जैसे ये वाला वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कौन से वाला, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, u1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, ऐसे ही v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पर आइए, u1 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर, तो जब किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ये क्या हो गया, u1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाएगा कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, तो इसको एक्सपैंड किस तरह से करेंगे, ये क्या होगा, ये हमारे पास v1 वेक्टर v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इन दो, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और चाहे तो इसको डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना किसी वेक्टर का उसी के साथ में, तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको डॉट प्रोडक्ट नॉर्मली भी अगर करेंगे तो भी वही चीज़ आएगी, देखिएगा जैसे v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, ये हो गया। फिर v1 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, फिर v2 का v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर, ये हो गया। फिर v2 का v2 के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो v2 वेक्टर डॉट v2,
v1 का v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया v1 स्क्वायर, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, और ये जो v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर है इसको भी पलट कर v1 डॉट v2 लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो पलट कर लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर क्या हो गया v2 का स्क्वायर, इसको लिखो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर को पहले ले आओ v2 स्क्वायर प्लस 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। अब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर u1 स्क्वायर के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 4। प्लस 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 4। u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर करके तो 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है 2 तो कांस्टेंट है उधर चला जाएगा, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। जब कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है इसका मतलब उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट v1 इज परपेंडिकुलर टू v2। ऐसा क्यों करा, ये हो जाएगा v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो v1 और v2 ये दोनों तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि भाई वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मूव करेंगे, है ना। तो इनकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो cos थीटा ही 0 है जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। और cos थीटा 0 कब होता है, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो v1 इज परपेंडिकुलर ऑन v2। This shows that the angle between v1 and v2 is 90 degree, hence two identical particles move at right angles to each other after elastic collision in two dimensions। तो टकराने के बाद में अगर दोनों का पार्टिकल्स का मास सेम है तो जो है पहला पार्टिकल सीधा चला जाएगा और जो दूसरा पार्टिकल है वो 90 डिग्री पर या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस हमने देख लिए। एक केस हमने देखा था ग्लेंसिंग कोलिजन का। ग्लेंसिंग कोलिजन में भी क्या है कि ग्लेंसिंग कोलिजन में हमारा जो θ1 है, ये जो θ1 है ये तो हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर, और ये जो θ2 है ये 90 डिग्री के बराबर। तो उसमें हमने 3 अलग अलग इक्वेशन डिराइव करी थी ग्लेंसिंग में। हेड ऑन कोलिजन में हमने ये देखा था कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो हेड ऑन मतलब सीधे सीधे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरा है, ये तीसरा हमने देखा कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स मतलब जब दोनों का मास बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक है। तो ये ख़त्म होता है जी यहाँ पर। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस है, लास्ट टॉपिक है, कर लीजिए। सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है तुम्हारा ना। हाँ करा, अच्छा करवाया था, हाँ तो करवा देते। चलिए जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में देखिएगा ये क्या है। मोस्ट ऑफ द रियल कोलिजन्स आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। तो जो कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता उसको हम कह देते हैं कि ये इलास्टिक नहीं, ये प्लास्टिक कोलिजन है, ठीक। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द मतलब इसका सीधा सीधा मतलब जो है वो इलास्टिसिटी से है। तो अगर कोई चीज़ इलास्टिक नहीं है तो फिर वो प्लास्टिक है यानी कि रिजिड है, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से। तो मोस्ट ऑफ द रियल कोलिजन्स आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली प्लास्टिक, ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होते हैं। दे आर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन्स। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, थोड़ी बहुत हीट साउंड में लॉस भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इन विच द काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस एंड सो द स्पीड ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द स्पीड ऑफ अप्रोच। तो स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो ये है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जिस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, टकराने के बाद जो स्पीड ऑफ सेपरेशन होता है मतलब जिस स्पीड से वो सेपरेट करते हैं वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो गया। अच्छा, फिर है अब जो अगला है ये ना पूरी इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, साइड में लिखा हुआ भी है डेफिनेशन लर्निंग, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक। तो इसको कहानी बनाकर मत समझाना, इसको रट लेना डेफिनेशन। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिव्स अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन of a collision and is defined as the ratio of the magnitude of the relative velocity of separation after collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision. It is given by E is equal to V1 minus V2। तो V1 minus V2 का मॉड अब हमें नहीं पता कि टकराने के बाद में
किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है, किसकी वेलोसिटी कम होने वाली है, ये हमको नहीं पता। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v1 माइनस v2 का मॉड कर दिया। हो सकता है v1 छोटा हो और v2 बड़ा हो, तो जो डिफरेंस है वेलोसिटीज़ का वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव ना करते हुए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड कर दिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में डिफरेंस निकालना है, जो इनिशियल वेलोसिटीज़ है उनका डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटीज़ का डिफरेंस। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ क्या होगी कि अभी कोलिजन हुआ नहीं है, ठीक है ना, कोलिजन की बात कर रहे हो, तो अभी कोलिजन हुआ नहीं है। तो कोलिजन नहीं हुआ है तो इसका मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी की तरफ अप्रोच कर रही है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ऊपर क्या है कि अब ये सेपरेट आउट हो रही है, टकराने के बाद की वेलोसिटी, यानी कि जब टकराए टकराने के बाद वो सेपरेट आउट हो रही है। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो निकालते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है। उसके बाद इज इक्वल टू, ये ऐसे कर दिया, नेगेटिव लगाकर v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस v2, मॉड हटा दिया। नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इस वजह से आया है कि जब भी कभी कोई फास्ट बॉडी आ रही है, कोई फास्ट बॉडी आ रही है, एक की तो स्पीड ज़्यादा है और एक की स्पीड कम है। तो अगर मान लीजिए, स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ। वो केस मत कह देना कि एक बॉडी खड़ी हुई है और बहुत भारी है, तो वहाँ तो खत्म ही हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, उसकी बात नहीं कर रहे। तो हमने कहा कि ये m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है, और ये m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। तो मुझे ये मालूम है कि अब ये टकरा गए। अच्छा, यहाँ पर हमने ये कहा कि u1 जो है वो u2 से बड़ा है, हमने ये बोला। तो ज़्यादा वेलोसिटी वाला जब इसके साथ में टकराएगा तो ये अपनी ज़्यादा वेलोसिटी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो ये m2 है ये जाएगा वेलोसिटी v2 के साथ, और जो m1 है ये जाएगा वेलोसिटी v1 के साथ। तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी इसके कंपैरिजन में, इसने अपनी ज़्यादा वेलोसिटी उधर ट्रांसफ़र कर दी। तो इसकी वेलोसिटी ये जो u1 है ये तो घटनी ही है, पहले से ज़्यादा थी तो ये तो घटेगी ही, कमी होगी। तो अब v1 कम हो गया और v2 बढ़ गया, ये कम था तो ये तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा, v1 या बल्कि v2 इज ग्रेटर देन v1, ग्रेटर देन वाला सिंबल है। तो अगर u1 u2 से बड़ा है तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मान लीजिए पॉजिटिव आ गया। तो जब मैं v1 माइनस v2 निकालूंगा तो v1 छोटा है और v2 बड़ा है, तो उसका डिफरेंस नेगेटिव ही आएगा। सेम उल्टा भी है, उल्टा ये है कि अगर u1 u2 से छोटा है तो भाई फिर v1 जो है वो v2 से बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस वजह से ये नेगेटिव लगा दिया उसको बैलेंस में, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके बाद आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। फॉर टू ग्लास बॉल्स ई इज इक्वल टू 0.95 एंड फॉर लेड बॉल्स ई इज इक्वल टू 0.20। तो 0.95 हो गया ग्लास बॉल्स के लिए और 0.20 हो गया लेड बॉल्स के लिए। उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स एज फॉलोज। तो ये अलग अलग तरीके के कोलिजन्स हैं, उनके लिए ये एक एक लाइन समझा रखी है, बस देख लीजिए, इनको लर्न ही करना है सीधा सीधा, ठीक है। तो क्या है, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और आपका जो है मोमेंटम, ठीक है, ये सब कुछ कंजर्व रहता है, और जो नेचर ऑफ वर्क डन है वो भी पूरी तरह से कंजर्वेटिव होता है वो। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि भाई आइडियल केस है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 के इक्वल कैसे, कि जो डिफरेंस इसका आ रहा था वही डिफरेंस इसका आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली, मतलब बिल्कुल एकदम 1 के इक्वल हो जाएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होगा। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि नेगेटिव आएगा, अगर दोनों इक्वल है तो माइनस होना आ रहा है, तो बता दो, बताओ समझा दो, बता दीजिए, सुनो चलो। अब ये कहेंगे कि u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 क्या हो गया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी क्योंकि u1 u2 से बड़ा है, ये कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। और जब v1 v2 से छोटा है तो v1 माइनस v2 क्या आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव इसीलिए लगाया ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और जब दोनों इक्वल है तो रिजल्ट फिर पॉजिटिव बनाएगा, -1 नहीं आएगा,
समझ गए? आगे चलते हैं। और एन इनइलास्टिक कोलिजन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो अगली लाइन लिखी गई है आप अपने आप बता सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि जो ई है वो 1 से छोटा है, तो रेशो 1 से छोटा कब होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, ऐसा ही होता है। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टकराने के बाद वाली, है ना, तभी तो v1 और v2 होता है कोलिजन के बाद वाली। तो यहाँ पर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मस्ट बी लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तभी वो 1 से छोटा है, ओवरऑल रेशो तभी 1 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कह दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। आगे चलते हैं जी। फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन समझ गए? परफेक्टली इनइलास्टिक क्या था बताओ जरा, एक एग्जांपल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। अरे बड़ा अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया था, वो कीचड़ वाली मिट्टी ली, उसको फेंक कर दीवार पर मार दिया तो वहीं के वहीं चिपक जाती है ना, बट स्टिकिंग टू अ वॉल, ठीक। तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है जहाँ पर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है? मैक्सिमम, ठीक है ना। हमने तो लेकर और बहुत ताकत लगाकर फेंक दिया, तो बहुत ताकत लगाकर फेंका यानी कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका, ज़्यादा वेलोसिटी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, 12 mv², और वहाँ वो दीवार से चिपक गया, उसकी एनर्जी खत्म एकदम सी, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जब भाई हमारी वेलोसिटी खत्म हो गई, ठीक है, जब वेलोसिटी खत्म हो गई तो उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी खत्म, और जब डिफरेंस खत्म, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो सेपरेट ही नहीं हो रही। भाई बॉडीज़ जो हैं, दीवार थी, दीवार तो चुपचाप खड़ी हुई थी, तो इसका मतलब क्या था? u2 जो है वो 0 था, है ना। अब हमने u1 लिया, u1 यानी कि कीचड़ वाली मिट्टी ली, ठीक है, और उसको ऐसे फेंक दिया दीवार पर, अब वो दीवार पर चिपक गई, तो इसका मतलब क्या है? u1 भी खत्म हो गया, मतलब v1 भी आपका खत्म, u1 खत्म हो गया, मतलब जो आपने कीचड़ दिया था उसको ऐसे फेंका तो वो v1 में कन्वर्ट होना चाहिए था टकराने के बाद में, तो v1 क्या हो गया? 0 हो गया, v1 भी 0 और v2 तो पहले से ही 0 था, क्योंकि दीवार तो हटी नहीं अपनी जगह से, चुपचाप रेस्ट में खड़ी हुई है। तो ये भी 0, ये भी 0, तो v1 - 0 - 0 0, न्यूमरेटर 0, तो पूरा रेशो 0, इसका मतलब हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, ये है कहानी। आगे चलिएगा। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, द टू बॉडीज मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी। जो दो बॉडीज़ हैं वो कॉमन वेलोसिटी के साथ एक साथ ट्रैवल करेंगे, है ना। वो ट्रॉली वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रॉली वाला वो याद है? एक ट्रॉली जा रही है, एक आदमी आता है दौड़ा दौड़ा, ठीक है, पीछे से आता है दौड़ा दौड़ा, तो अब वो ट्रॉली पर टकरा कर अलग नहीं हो रहा, वो कूद के ट्रॉली में ही बैठ गया, समझ गए? वो कूद के जब ट्रॉली में ही बैठ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब दोनों की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ही नहीं भाई, वो तो उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस भी कुछ नहीं, 0। जो तेरी वेलोसिटी वही मेरी वेलोसिटी, क्योंकि मैं तो ट्रॉली में ही बैठा हूँ, तो डिफरेंस इज 0। फॉर अ सुपर इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल बताओगी? एक्सप्लोजन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे हम वो जो फायर क्रैकर आता है जिसको ज़मीन पर मारते हैं, तो जैसे ही उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एकदम से सडनली रिलीज होती है, ये सुपर इलास्टिक कोलिजन है। सुपर इलास्टिक कोलिजन में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी? बहुत भयंकर हो जाएगी, बहुत भयंकर हो जाएगी। पहले क्या था कि पहले जो बॉडीज़ थी, जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी, ज़मीन तो रेस्ट में ही है ना, और दूसरा जो है वो उसको हमने पटाखा जो है उसको हमने लेकर ज़मीन पर ऐसे फेंका, तो जब हमने फेंका तो फेंकने के बाद में क्या होगा कि वो न जाने कितनी सारी बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और हर डायरेक्शन में ऐसे फूट कर निकलेगा। तो जैसे हर डायरेक्शन में निकला तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा हो गया, न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम, तो इसका मतलब आपका ई की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये हो गया E इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब यही जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये ना हमने जो 4 केसेस देखे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और सुपर इलास्टिक। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, सुपर इलास्टिक, ये यहाँ लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ लिख दी, पहले 1 के इक्वल, दूसरे केस में 0 और 1 के इक्वल, तीसरे केस में 0 के इक्वल, चौथे केस में 1 से बड़ा। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व रहेगी, इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती। परफेक्टली इनइलास्टिक में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सुपर इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये हमको पता ही है। और इनके
जो मेन डोमेन है वो देख लिए, जैसे हमने कहा कि बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जांपल्स हैं, बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर है बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स इन इलास्टिक कोलिजन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, और ये है ड्यूरिंग शूटिंग परफेक्टली इन इलास्टिक ड्यूरिंग शूटिंग, और ये है इन एक्सप्लोजन, है ना। ड्यूरिंग शूटिंग ये समझ में आ गया क्या? ड्यूरिंग शूटिंग क्या, इसका क्या मतलब? जैसे किसी चीज़ को शूट करा है ना, बंदूक से गोली चलाई किसी के अंदर, तो वो टारगेट पे स्ट्राइक करके और वहीं फंसी रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था कि वुडन ब्लॉक है, वो टंगा हुआ है और एक गोली हमने चला दी, तो वो वुडन ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो गई मतलब फंस गई उसके अंदर, और फिर बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर लाइक अ सिंगल बॉडी। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन का ही एग्जांपल है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है जी, चलिए ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। उसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। Very well.